हाँ जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे? जी हाँ, करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कल मैंने जो पीपीटी में चेंज किया उसके बाद कई सारे कमेंट्स आए कि अरे पहले वाली पीपीटी अच्छी थी और उसमें ज्यादा स्टैटिक जीके की नॉलेज हमें मिल रही थी, वो ज्यादा अच्छी थी, है ना? तो भाइयों और बहनों, मैंने पीपीटी में कुछ भी चेंज नहीं किया। मैंने पीपीटी में कोई भी जो इंफॉर्मेशन है वो कम नहीं की, वो उतनी की उतनी ही है। जो बातें मैं आपको बोल के बताती हूँ या जो क्या एम है, क्या ये चीजें हैं, मैं आपको बोल के समझाती हूँ कि क्या स्कीम किससे रिलेटेड है ना? इसके अलावा जो बातें कल की पीपीटी में भी लिखी हुई थी, है ना, वो सारी मिलकर ही इतना बड़ा पेपर, अगले वाला पेज पूरा भर जाता था। जैसे कि कल लिखा हुआ था कि भाई स्टैब्लिशमेंट इस साल हुआ। स्टैब्लिशमेंट एरो लगा के, जैसे मैं आपको कीवर्ड्स में बताती हूँ कि ऐसे अपने नोट्स बनाया करो। पहले वाली पीपीटीज में हमारी क्या हो रहा था कि वही बातें हम 2 लाइन में लिखकर बता रहे थे, है ना? 2 लाइन में लिख के बता रहे थे, सेम ही बात है, कोई इन्फॉर्मेशन कम नहीं हुई है। अगर आप पहली पीपीटी ध्यान से पढ़ते तो शायद आपको समझ में आता कि क्या चेंज है। अब बस कुछ महानुभूति बच्चे जिनको ये लगा कि अच्छा पहले ना कुछ ज्यादा ज्यादा सा लिखा होता था, अब कुछ कम लिखा जाने लगा, इसका मतलब ये है कि शायद इन्फॉर्मेशन कम हो गई। अरे भैया, इन्फॉर्मेशन कम नहीं हुई है, इन्फॉर्मेशन उतनी ही है। जो 2-2 लाइन में हिंदी इंग्लिश में लिखा जा रहा था, अब उस 2 लाइन को सिर्फ 1 लाइन में या कुछ वर्ड्स में लिखकर खत्म किया जा रहा है। कीवर्ड्स, जैसे मैं आपको नोट्स बनाने को बोलती हूँ, और ये किया भी इसलिए जा रहा है क्योंकि आप लोग नहीं समझ पा रहे थे कि कीवर्ड्स में नोट्स कैसे बनाने हैं। अब समझ में आपको आ जाएगा कि भाई ऐसे नोट्स बनाने हैं, पूरी पूरी बातें लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं। समझ गए? इसके अलावा फोकस क्या है, स्कीम क्या है, एम क्या है किसी भी स्कीम का या डे का, वो मैं आपको बोलकर बताती हूँ। अगर आपको ना याद रहे, पहली तो बात, नाम से आप लोग समझ लोगे। दूसरी बात, अगर आपको लिखना ही है तो जो मैं बोलती हूँ अपने शब्दों में साइड में लिख लो बॉक्स बनाकर। अगर आप भूल जाते हो, आपकी याददाश्त बहुत ही कमजोर है तो। समझ गए? चलो चलो, आज आप 10-12 मिनट में से 2 मिनट आपने शुरू में ही ले ली। चलो खैर, फटाफट से शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हेन इज नेशनल एपिलेप्सी डे ऑब्जर्व्ड, यानी कि आपसे पूछा गया कि राष्ट्रीय मृगी दिवस कब मनाया जाता है। मृगी का दौरा पड़ जाए तो गंदी सॉक्स सुंघा दो, ऐसा कुछ आपने मूवीज में या कहीं ना कहीं देखा होगा। तो ये जो मृगी दिवस है, राष्ट्रीय मृगी दिवस, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 नवंबर को। तो क्या कहते हो, एक बार फटाफट से नवंबर के दिन हम रिवाइज कर ले, है ना? चेंजेस अभी आप देखना, जैसे कल पीपीटी में चेंज हुआ, अब धीरे धीरे करके पढ़ाने के तरीके में भी और बेटर चेंजेस होंगे। जैसे कि चलो फटाफट से रिवाइज करते हैं हम नवंबर के दिनों को। 1 नवंबर को हमने क्या सेलिब्रेट किया? शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी क्योंकि सारे दिन मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये बस यहाँ पर रिवीजन चल रहा है। ठीक है? अगर कोई पहली बार ही क्लास ले रहा है तो जैसे जैसे मैं बोलती रहूं, बोलूंगी मैं पूरा नाम, आप उसको पूरा आराम से वीडियो को पॉज करके लिख लेना। 1 नवंबर को हमने क्या सेलिब्रेट किया? 1 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया था कर्नाटका दिवस, और इसके अलावा हरियाणा एचआर हरियाणा डे। ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, तो हमने पढ़ा था कि 7 नवंबर को हमने सेलिब्रेट किया नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। इसके बाद 9 नवंबर को मनाया गया उत्तराखंड का, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड, उत्तराखंड का स्थापना दिवस। फिर 11 नवंबर को हम मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे। नेशनल एजुकेशन डे यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। एजुकेशन यानी कि शिक्षा। ठीक है, इतना तो पता ही होगा। अच्छा, क्यों मनाते हैं ये 11 नवंबर को? तो ये भी लिख लेना, क्योंकि इस दिन बर्थडे होता है मौलाना अबुल कलाम आजाद का। ठीक है? इसके बाद बात आई 14 नवंबर, तो ये तो पता ही होगा, है ना, इस दिन टॉफी खाने को मिलती है। राष्ट्रीय चिल्ड्रंस नेशनल चिल्ड्रंस डे। ठीक है, राष्ट्रीय चिल्ड्रंस डे।
नेशनल चिल्ड्रंस डे। उसके बाद 15 नवंबर को ये भी हमने पढ़ा कि 15 नवंबर को जेके मतलब झारखंड का स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा जी की जयंती। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा 16 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल, क्या नेशनल मनाया जाता है 16 नवंबर को? ये आज आपका क्वेश्चन फॉर यू है। इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में दे देना, क्योंकि कल या परसों की क्लास में ही हमने ये पढ़ा होगा। सारे दिन याद है ना? जो नहीं याद है वो आज भी लिख लेना, जो एक आधा दिन आप भूल गए होंगे। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि who has been recently appointed as the chairman of joint committee of parliament to examine the 130th constitution amendment bill 2025। हाल ही में 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो पार्लियामेंट में ज्वाइंट कमेटी बनाई गई जो कि क्या करेगी, जांच करेगी 130वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है उसको। इसकी अध्यक्ष कौन बनी है, नाम इंपॉर्टेंट है तो याद रखना, इसकी अध्यक्ष बन गई है अपराजिता सारंगी। ये बीजेपी की एमपी है। अब बात ये भी याद रखना कि ये जो 130वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है ये है क्या? ये बिल ये है कि भाई अगर कोई भी सीएम है, कोई भी अगर पीएम है या फिर कोई मिनिस्टर है, ऊपर उसके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है और उसको डिटेन करके रख लिया गया 30 दिनों तक, तो भाई उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, भले ही वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, भले ही वो किसी राज्य का मुख्यमंत्री क्यों ना हो। समझ में आई बात? ठीक है, इसके ऊपर चल रही है जांच और जांच के लिए बनाई गई कमेटी, और कमेटी के अध्यक्ष कौन है उनका नाम याद रखना। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ त्रिपुरा रिसेंटली? हाल ही में किसे त्रिपुरा का नया राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो त्रिपुरा के नए जो चुनाव आयुक्त है वो बन गए हैं मनोज कुमार। जो गवर्नर है, गवर्नर के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार की रिकमेंडेशन पर। अच्छा, यहाँ पर जब इलेक्शन कमिश्नर की बात आ ही रही है तो मैं आपको बता दूं, जो इलेक्शन कमीशन है ना, जो इलेक्शन कमीशन है वो भारत में 3 मेंबर बॉडी है। 3 मेंबर कैसे हैं? 1+2, 1+2 मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर है। अच्छा, इन यहाँ पर ये बात याद रखना, यूनियन में बात कर रही हूं मैं ना, केंद्र में। यहाँ पर ये याद रखना कि हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये है ज्ञानेश कुमार। ठीक है, इसके अलावा हर राज्य में भी अपना एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है जो चुनाव जो हो रहे हैं, इलेक्शंस जो हो रहे हैं उनको कंडक्ट करवाता है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर ज्ञानेश कुमार का नाम आप याद रखना। त्रिपुरा का नाम आया तो अगरतला राजधानी, मानिक शाह यहाँ के मुख्यमंत्री और एन इंद्रसेन रेड्डी यहाँ के गवर्नर। फिर अगला प्रश्न पूछ रहा है क्या कि रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड द रामोजी एक्सीलेंस यूथ आइकन अवार्ड? हाल ही में किसे रामोजी एक्सीलेंस यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया किसको? ये अवार्ड मिला है श्रीकांत बोला जी को। श्रीकांत बोला इस अवार्ड के पहले रेसिपिएंट है, पहले प्राप्तकर्ता है। ठीक है, ये जो श्रीकांत बोला जी है ये चेयरमैन और फाउंडर है बोलेंट इंडस्ट्रीज के। इसके अलावा ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है रामोजी ग्रुप्स के द्वारा। सारी बातें तीनों चारों याद रखना, पहले है तो ऑटोमेटिकली इनका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। फिर बात आती है कि व्हेन इज केपांगला डे सेलिब्रेटेड? तो ये जो केपांगला दिवस है ये कब मनाया जाता है? ये डे भी सेलिब्रेट किया जाता है कब? 17 नवंबर को। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो केपांगला में जो सोल्जर्स थे या केपांगला के जो गांववासी थे उन्होंने जो अपना बलिदान दिया, कब बलिदान दिया? 1962 की इंडो चाइना वॉर में, 1962 की भारत चीन की लड़ाई में, उनको याद करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है केपांगला सेक्टर अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अच्छा, ये जो केपांगला था ये मेन ट्रेड रूट था सियांग और तिब्बत के बीच में, है ना। सदियों तक ये ट्रेड रूट रहा सियांग और तिब्बतियों के बीच में। यहाँ पर नाम आया अरुणाचल प्रदेश का, कैपिटल ईटानगर, प्रेमा खांडू यहाँ के सीएम और गवर्नर केटी पटनायक। ठीक है, ये तो बातें आपको वैसे याद हो ही चुकी होंगी। अब नेक्स्ट, फिर आपसे पूछा गया कि रिसेंटली हु हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट स्टेट विद 100% साइबर फ्रॉड रिस्पॉन्स सिस्टम? हाल ही में 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो हिंट दूं,
ये भारत का सबसे छोटा राज्य है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही, गोवा। गोवा, भाई साइबर फ्रॉड अगर हो रहा है तो तुरंत एक्टिव है ये। इन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया 1930। ठीक है, गोवा का नाम आया। पणजी, यहाँ की कैपिटल। प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री, अशोक गजपति राजू यहाँ के गवर्नर। फिर द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्लोबल ethical framework for neurotechnology has been adopted by whom? हाल ही में न्यूरो के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा किसके द्वारा अपनाया गया? अच्छा, ये क्या है अभी बताऊंगी। अपनाया ये यूनेस्को ने। है क्या ये कि भाई टेक्नोलॉजी जो है वो इंसान की इंसान की डिग्निटी, इंसान की ऑटोनॉमी, इंसान की फ्रीडम, है ना, इस इंसान की उससे कॉम्प्रोमाइज ना हो, है ना। तो टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ती जा रही है तो इंसान की डिग्निटी और फ्रीडम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक फ्रेमवर्क अपनाया यूनेस्को ने। अच्छा, यूनेस्को के बारे में याद रखना। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसकी स्थापना हुई कब? 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? पेरिस, फ्रांस में इसके हेडक्वार्टर है। कहाँ? पेरिस, फ्रांस में। अच्छा, इसके डीजी कौन है? इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? याद रखना, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। पहले अरब डायरेक्टर जनरल बने हैं यूनेस्को के, खालिद अल एनानी, है ना। ये नाम हमने तब भी पढ़ा था, अभी कुछ ही दिनों पहले जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, तो याद रखना। इसके अलावा नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि रिसेंटली द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट हैज चूजन शाश्वत सेती समृद्ध सेतकारी एज इट्स न्यू स्लोगन। हाल ही में शाश्वत सेती समृद्ध शाश्वत खेती समृद्ध सेतकारी, ये जो सेतकारी को किस राज्य के कृषि विभाग ने नया नारा चुना है? तो ये नया नारा चुन लिया है महाराष्ट्र सरकार ने। इसका मतलब क्या है? सस्टेनेबल फार्मिंग, प्रॉस्पेरस फार्मर, है ना। ये अनावरण अभी किया गया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। नाम महाराष्ट्र का आया, कैपिटल मुंबई। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हमें पता ही चल गया, और आचार्य देवव्रत गवर्नर, है ना। नया स्लोगन इन्होंने अपने यहाँ पर चुना है कृषि के लिए। चलो नेक्स्ट। Recently, India has imposed anti-dumping duty on steel imported from which country? हाल ही में भारत ने किस देश से आयातित स्टील पर एंटी डंपिंग शुल्क लगा दिया है? पहली बात यहाँ पर ये समझ लो कि ये एंटी डंपिंग शुल्क होता क्या है कि मान लो किसी चीज का प्रोडक्शन हमारे यहाँ भी हो रहा है ना, और वो बाहर से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब बाहर से जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो बाहर से जो हम ला रहे हैं किसी और देश से जो खरीद रहे हैं, वो सस्ते दामों पर मिल रही है। अब इससे क्या हो रहा है? भारत की जो मार्केट है, भारत के जो मैन्युफैक्चरर है, उनको तो बड़ा घाटा हो रहा है, क्योंकि बाहर वाले के लिए लेते हैं। तो इसीलिए जो बाहर से चीजें आती है उन पर एंटी डंपिंग लगा दिया जाता है। तो किस कहाँ की स्टील पर लगा दिया? वियतनाम की कैपिटल हनोई, यहाँ के प्रधानमंत्री फार्म मिन चिन। ठीक है, इनका नाम भी याद रखना। एंटी डंपिंग समझ में आ गया? ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द 2025 वुमेन्स FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप? यानी कि 2025 में जो FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप है, इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा चिली में। कहाँ होगा आयोजन? चिली में इसका आयोजन होगा। सेंटियागो जो कैपिटल है, वहां पर इसका आयोजन होगा 1 से 13 दिसंबर तक। कैपिटल हमें पता ही चल गई। ऑफिशियल लैंग्वेज है चिली की स्पेनिश, और यहाँ पे गैब्रियल बोरिक राष्ट्रपति है। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। पीपीटी में क्या चेंजेस है, क्लास में क्या चेंजेस है, वो आपको दिख ही गए होंगे। चेंजेस अच्छे लगे तो बताना। कमेंट बॉक्स में ये भी बताना मुझे कि आज का क्वेश्चन फॉर यू जो आपको मिला है, और चेंजेस और सजेशन जो भी है, आप आराम से शेयर कर सकते हो, है ना। ठीक है, अच्छे से आप मुझे बता सकते हो कि आपको क्या क्लास के लिए सजेशन है, कैसे आपको चेंजेस लगे। और कमेंट फॉर यू क्वेश्चन फॉर यू का आंसर जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय। कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ लेना।